हेलो दोस्तों। आज हम लोग घटनासार कवर कर रहे थे। तो आज उसका दूसरा दिन है और हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे सड़क सह रेल सुरंग परियोजना तक कंप्लीट कर लिया था डे वन में। आज डे टू में हम लोग राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया से खबर को शुरू करेंगे। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस से किसी भी चीज़ की, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज अपनी घटनासार मैगजीन को कवर करने की दिशा में। अगली खबर के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो एनजीटी के निर्देश, मतलब एनजीटी जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने भारत में देसी पारिस्थितिकी तंत्र एनजीटी के निर्देश हुए, जिससे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मतलब नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने भारत में देसी पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि जैव विविधता पर आक्रामक परग्रही प्रजातियों से होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह कदम एनजीटी द्वारा एक स्वतः संज्ञान कार्रवाई के बाद उठाया गया है, जिसमें इन प्रजातियों द्वारा मूल जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न गंभीर खतरों पर प्रकाश डाला गया था। समिति को राज्यवार इनपुट के आधार पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों की एक समेकित राष्ट्रीय सूची तैयार करने का काम सौंपा गया है। क्या समिति क्या करेगी? एक जो आक्रामक विदेशी प्रजाति हैं उनकी एक राष्ट्रीय सूची तैयार करेगी। यह उच्च जोखिम वाली प्रजातियों की पहचान और प्राथमिकता तय करेगी और विज्ञान आधारित प्रबंधन और उन्मूलन रणनीतियों की सिफारिश करेगी। यह निकाय पारिस्थितिकी बहाली के लिए सर्वोत्तम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर के दिशा निर्देशन विकसित करेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य ज्ञान के अंतराल को कम करना और जैविक विविधता अधिनियम जो 2002 है, इसका 2023 में संशोधन किया गया था, के तहत दीर्घकालिक नीतिगत प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रस्तावित करना है। विशेषज्ञ समिति जो गठित की गई है उसके अध्यक्ष श्री धनंजय मोहन को बनाया गया है। ये आईएफएस हैं, ठीक है, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में थे। और प्रसाध्यक्ष ए बीजी कुमार हैं, जो कुलपति थे केरल यूनिवर्सिटी एंड फिशरीज एंड ओशंस स्टडी के। तो आप अध्यक्ष को याद रखिए, धनंजय मोहन, ये ठीक है। और इसमें बाकी इस समिति का कार्यकाल जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी, ठीक है, 2 वर्ष होगा इसका, बस इतना याद रख सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? धनंजय मोहन समिति, धनंजय मोहन। आक्रामक जो विदेशी प्रजाति हैं उन पर विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष हैं धनंजय मोहन और ये 2 वर्ष का कार्यकाल करेगी। किसके निर्देश पर? एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पे ये कार्य करेगी, ठीक है। किसने गठन किया है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किया है, ठीक है, इतना आप याद रख सकते हैं। दूसरी खबर पे चलते हैं। भारत का होमुर्ज जल डमरू मध्य में मतलब जो होमुर्ज जल संधि है वहाँ पर ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन चलाया है भारत की नौसेना ने, ठीक है। भारतीय नौसेना ने होमुर्ज के रास्ते आने वाले जो एनर्जी शिपमेंट हैं, एलएनजी, एलपीजी और कच्चा तेल को एस्कॉर्ट करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की रक्षा करना है। वहाँ से जो जो वहाँ अशांति उत्पन्न हुई थी होर्मुज़ के आसपास, तो उस वहाँ से अपने जो टैंकर हैं या जो शिपमेंट हैं वहाँ से सुरक्षित भारत वहाँ से निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। इस मिशन का उद्देश्य 5 से ज़्यादा युद्धपोत तैनात कर 22 से ज़्यादा महत्वपूर्ण जहाज़ों को सुरक्षित, मतलब 5 युद्धपोतों की तैनाती की थी और जो कि 22 से ज़्यादा महत्वपूर्ण जहाज़ों को सुरक्षित एस्कॉर्ट और गाइड करके भारत लाया जा रहा है। ऑपरेशन के तहत ओमान और होर्मुज़ जल डमरू मध्य से अरब सागर तक मतलब जो होर्मुज़ जल संधि है अरब सागर, तो सुचारू रूप से जहाज़ों को एस्कॉर्ट किया जा रहा है, ठीक है। होर्मुज़ से क्या होता है? 20% जो है ऑयल दुनिया को निर्यात होता है, ठीक। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी के लिए होर्मुज़ रूट पर निर्भर रहता है, ठीक है।
रिपोर्ट के अनुसार भारतीय नौसेना जहाजी टैंकरों को पूरे रूट के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश देती है और यह तय करती है कि जहाज़ों के लिए पूरा रास्ता सुरक्षित हो। ठीक है, यही इसका मेन उद्देश्य था। भारत ने ओमान की खाड़ी के आसपास कई युद्धपोत तैनात करे। आपने देखा कि 5 युद्धपोत तैनात किए हैं भारत ने, जिससे 22 जो है यह सिर्फ यहाँ के वो सुरक्षित आ सकें। ठीक है, 20% ऑयल का वहाँ से निकलता है। ठीक है, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण भारत की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। भारतीय कला के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है, क्योंकि जो राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई यशोदा और कृष्ण नामक पेंटिंग भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। तो इनकी जो यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग थी, वो भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। ठीक है, इसने क्या किया है कि इसने एम.एफ. हुसैन की जो पेंटिंग थी, उसके रिकॉर्ड को पीछे कर दिया है। ठीक है, और यह जो है पेंटिंग उत्कृष्ट कृति ने मुंबई में मतलब नीलामी जो हुई है 167.2 करोड़ की कीमत हासिल की है ना इसने। और यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग है, ये 1890 के दशक में बनी थी, ये 167.2 करोड़ में बिकी है। ठीक, और ये एम.एफ. हुसैन के जो रिकॉर्ड थे उनको पीछे कर दिया है। राजा रवि वर्मा ये त्रावणकोर के थे, केरल, वहाँ के रहने वाले थे। यशोदा और कृष्ण की, यशोदा को गाय के दूध निकालते हुए दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो इसके अलावा अगली क्वेश्चन पे आते हैं, अगले खबर पे आते हैं। होर्मुज जलमरूमत से सबसे अधिक जहाज निकालने वाले देशों में भारत। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अभी हम लोगों ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा होर्मुज में जो चलाया गया उसको बारे में पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक जहाज निकाले भारत ने। जल डमरूमत के लगभग बंद कर दिया गया है ईरान के द्वारा। इससे खाड़ी देशों में गैस और तेल की आपूर्ति बाधित हो गई है। इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत ने आसमान छू लिया है। ठीक है, लेकिन भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिन्होंने इस जोखिम भरे रास्ते से तेल और गैस से भरे सबसे अधिक जहाज सुरक्षित निकाले हैं। होर्मुज फारस और ओमान की खाड़ी के बीच एक मतलब 33 किलोमीटर चौड़ा एक ओमान और ईरान के बीच ये पड़ता है, और जो फारस और अरब सागर के मध्य अरब सागर मतलब ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के मध्य पड़ता है, और इधर ओमान देश है और इधर ईरान देश के बीच। यहाँ से 20% कच्चा तेल का यहाँ से दुनिया को आयात होता है यहाँ से। और अमेरिका इजराइल हमला कर दिए थे ईरान पे, ईरान ने उसको बंद कर दिया। ठीक है, इसी वजह से समस्या उत्पन्न हुई। 11 भारत ने होर्मुज के रास्ते अब तक के गैस से भरे तेल हो गए 11 सुरक्षित जहाज, मतलब अब तो कई निकाल चुके हैं, तो पहले की बात है। तो ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ये बदलते रहेंगे। ठीक है, 11 जहाज निकाले थे। तो ऊर्जा सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हो। 33 किलोमीटर चौड़ा है, कहाँ पे स्थित है ये कि ओमान और ईरान देश के मध्य है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। भारत यूएनओ के आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक के विभिन्न निकायों में निर्वाचित हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक आर्थिक मतलब संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है ये आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इकोसोक भी बोलते हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी मिशनों में ने 8 अप्रैल 2026 को बताया कि भारत को इकोसोक के जिन निकायों में 2027 से 30 की अवधि के लिए चुना गया है, उनमें कौन कौन सी समिति है, उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति और कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति शामिल है। भारतीय राजदूत जो है प्रीति सरन को फिर से आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति जो 2027 से 30 के लिए चुना गया है, इन पर वैश्विक मामलों की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, गैर सरकारी संगठनों की समिति इकोसॉक की एक स्थायी समिति है। यह मुख्य कार्यों में विभिन्न एनजीओ द्वारा प्रस्तुत सलाहकार दर्जे के लिए आवेदनों और पुनर्नवीकरण के अनुरोधों पर विचार करने में शामिल है। इसमें भारत चुना गया। ठीक है, सीपीसी योजना कार्यक्रम निर्माण और समन्वय के लिए इकोसोक तथा महासभा की प्रमुख निकाय है। इसकी वेबसाइट के अनुसार यह संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणालियों के अंतर्गत समन्वय कार्य के निष्पादन में इकोसोक की सहायता करती है। ठीक है, फिर रायसीना संवाद हुआ है 2026, तो ये इसके बारे में देखते हैं। ये किसने करवाया है, तो ये 5 से 7 मार्च 2026 को हुआ, और ये करवाया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको करवाते हैं।
ठीक है। इसमें जो है जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे। ठीक है। इसका थीम क्या है? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। मतलब संस्कार, एसल्टेशन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। ठीक है। एसर्शन, संस्कार, एसर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। ठीक है। संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। 5 मार्च को सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था इसका। ठीक है। मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब्स। है ना। थीम क्या थी? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति। ठीक है। और जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब इसमें शामिल हुए। ठीक। ये 2016 से शुरू हुआ है। ठीक है। इसका पहला आयोजन 2016 में विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिजर्व फाउंडेशन की सहायता से करवाता है। वार्षिक सम्मेलन है ये। ठीक। इसमें जो है भू राजनीतिक, जियो पॉलिटिक्स और भू आर्थिक, जियो इकोनॉमिक्स मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ठीक है। और रायसीना इसलिए क्योंकि कहा गया क्योंकि रायसीना हिल्स वहाँ पे पाई जाती है। रायसीना पहाड़ी है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, जहाँ पे भारत सरकार के मुख्यालय स्थित है। ठीक। फिनलैंड के राष्ट्रपति जो अभी भारत की यात्रा हुई, जिन्होंने रायसीना हिल्स में भाग लिया। ठीक है। द्विपक्षीय वार्ता हुई भारत के बीच। तो इसमें क्या किया गया कि भाई 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार है उसको दोगुना किया जाएगा। ठीक। इसके अलावा जो FTA हुआ EU के साथ उसमें जो है उसका स्वागत किया है करते हुए लाभकारी अवसर दोनों पक्षों ने स्वीकार किए। ठीक है। और डिजिटल एवं स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी, मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्तर तक ले जाने के लिए सहमति हुई है। ठीक है। अक्टूबर 2026 में वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी जो है दोनों देश करेंगे। ठीक है। इसके अलावा 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों के मध्य। आधिकारिक सांख्यिकी एवं नवाचार क्षेत्रों में भारतीय पेशेवरों के प्रवासन गतिशीलता के क्षेत्र में समझौते में शामिल। ठीक है। आधिकारिक सांख्यिकी नवाचार क्षेत्र में भारतीय पेशेवर प्रवासन और गतिशीलता जो मोबिलिटी। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग हो ही रहा है ना। फिर इसके बाद जो है ट्राई की एक रिपोर्ट आई है जो टेलीफोन उपभोक्ता के संबंध में है ना, और टेली डेंसिटी, मतलब तो ये ट्राई की रिपोर्ट है, इसका नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये फरवरी 2026 में जारी की इसने, जो कि टेलीफोन के शहरी उपभोक्ताओं की संख्या 762 मिलियन है ना, और जिसमें कि वायरलेस 720 मिलियन है और वायरलाइन से 42 मिलियन। ठीक है। दिसंबर 2024 की तुलना में 14.9% अधिक है। ग्रामीण उपभोक्ता 543 मिलियन। वहीं जो है एक वर्ष पूर्व 2024 में 14.9% अधिक है, जो कि शहरी उपभोक्ताओं में। दिसंबर 2000 मतलब जो ग्रामीण उपभोक्ता 543 मिलियन थी, जो 2024 में 526 मिलियन थी। ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 3.26% अधिक हुई है, और टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1306 मिलियन थी। इसमें 1258 मिलियन उपभोक्ता वायरलेस टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं और 47 मिलियन वायरलाइन टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। संख्या 2000 पूर्व वर्ष की तुलना में करीब 9.77% अधिक है। ठीक है। किसी अन्य देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ता, चलो ये टेली डेंसिटी के बारे में, तो 91% जो है 100 व्यक्तियों पर कितनी है, तो 2025 में 91%, जो शहरी क्षेत्र में 148% और ग्रामीण क्षेत्र में 61% टेली डेंसिटी है, और जो कि कुल मिला के 91.74% टेली डेंसिटी रही दिसंबर 2025 तक। इसके अलावा दिल्ली सर्वाधिक टेली डेंसिटी दिल्ली में सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर
कर्नाटक, दिल्ली में 359% है, कर्नाटक में 127% है, ठीक है, और फिर हिमाचल प्रदेश में 125%। मूनसाट परियोजना है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान एवं प्रतीक्षा ट्रस्ट ने मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये इसका उद्देश्य क्या है? मस्तिष्क की कार्यक्षमता को सहारा देने वाला एक ब्रोन को प्रोसेसर है, जो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से ग्रसित हैं, उनके, है ना, स्ट्रोक या न्यूरोलॉजिकल जो समस्या है उनके लिए जो है ये विकसित किया गया है। ये ब्रोन को प्रोसेसर से, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, यह ब्रोन को प्रोसेसर साधारण उपकरणों से अलग है क्योंकि यह द्विदिशीय या बी डायरेक्शनल तरीके से काम करता है। इसका मतलब यह ना केवल मस्तिष्क से निकलने वाले संकेतों को पढ़ते हैं और समझते हैं, बल्कि एआई की मदद से उन्हें संसाधित करके वापस मस्तिष्क तक भेजते हैं। इस तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य है स्ट्रोक से जो प्रभावित मरीजों के हाथों की गतिविधियों को फिर से सामान्य बनाना, ताकि वो चीज़ों को पकड़ने और हिलाने में सक्षम हो सकें। इस परियोजना में नॉन इनवेसिव ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीक पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। इसमें सिर की त्वचा पर इलेक्ट्रोड व चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके बिना किसी चीर-फाड़ के मस्तिष्क गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। टीएमएस और टीडीसीएस जैसी पद्धति के माध्यम से मानसिक रोगों और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारियों का इलाज संभव हो सकेगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर, ठीक है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 8 अप्रैल 2026 को बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत इस रैंकिंग में ब्राज़ील से आगे निकल गया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने दिसंबर 2025 तक के आंकड़े हाल ही में जारी किए हैं। 55 गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल की है 2025-26 में भारत ने, एक वर्ष में, ठीक है, जो अब तक की सबसे अधिक है। नवीकरणीय ऊर्जा ने देश की कुल 203 गीगावाट बिजली मांग का 51% पूरा किया है। 31 मार्च 2026 तक भारत में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 283 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। तब भारत के कुल विद्युत उत्पादन जो कि 1845 बुसेल तक पहुंच गया है। कुल उत्पादन में गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 29% है विद्युत उत्पादन में, ठीक है, जो कि 538 बुसेल तक है। भारत ने पेरिस समझौता जो किया उसके तहत एनडीसी लक्ष्य मतलब जो निर्धारित किए उसमें 2030 तक 50% जो है 50% गैर जीवाश्म ईंधन से अपनी विद्युत क्षमता स्थापित करनी थी, लेकिन 2025 में ही इसको स्थापित किया, 5 वर्ष पहले। COP 26 में भारत के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने क्या किया था, पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की थी, जिसमें यह था कि 2030 तक उन पंचामृत लक्ष्यों में कि नवीकरणीय ऊर्जा से 2030 तक 500 गीगावाट विद्युत क्षमता स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा नेट जीरो था। तो हम देख लेते हैं एक बार पंचामृत लक्ष्य क्या क्या थे। तो 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता स्थापित करनी थी, जो कि अभी भारत ने कितना कर लिया है, 284, है ना, 283 गीगावाट क्षमता स्थापित कर लिया है। इसके अलावा 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करनी थी, जो कि भारत ने 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 2030 तक कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य था, ठीक है, 1 अरब टन की कमी की जाएगी 2030 तक, ठीक। इसके अलावा चौथा था 2030 तक जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको कम करके 45% करने का लक्ष्य था, ठीक है, और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करना था। तो जिसमें कि एक तो 5 वर्ष पहले ही पूर्ण कर लिया भारत ने। वहीं जो पंचामृत लक्ष्य घोषित किए थे उसमें ये था कि 2030 तक जो उत्सर्जन तीव्रता 45% तक कम करने का लक्ष्य था, अब उसको बढ़ाकर 2035 कर दिया गया। जो अभी एनडीसी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं 2026 में, तो उसमें क्या किया गया है कि 2035 तक 47% की उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाई जाएगी, ठीक है, और 2035 तक जो विद्युत क्षमता में जो है गैर जीवाश्म ईंधन 60% स्थापित की नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने 50% प्राप्त कर लिया है। इसको 60% तक ले जाना है, ठीक है।
तो ये कुछ अभी एनडीसी लक्ष्य जो है परिवर्तित हुए हैं, अपडेट हुए हैं, तो उसको मैंने अपडेट कर दिया आप लोगों को। इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये हमने आपको अलग से बता दिया, ठीक है। और 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करने का लक्ष्य तो है ही भारत का। वर्तमान समय में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 283 गीगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसमें 274 नवीकरणीय ऊर्जा से है और 8.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता से है। अब नवीकरणीय ऊर्जा में सबसे ज़्यादा जो है 150 गीगावाट सौर ऊर्जा से हो रही है, 56 गीगावाट पवन ऊर्जा से हो रही है और 51.41 गीगावाट जो वृहत जल विद्युत परियोजना है उससे हो रही है और 11 गीगावाट जैव ऊर्जा से हो रही है, करीब 12 गीगावाट और 5 गीगावाट लघु जल विद्युत परियोजनाओं से हो रही है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया, ब्राजील को पीछे कर दिया भारत ने, ठीक है। और 2025-26 में गैर जीवाश्म ईंधन में 5.29 गीगावाट की वृद्धि की गई है, जो सबसे अधिक है। और 24-25 में 29 गीगावाट की ही वृद्धि हुई थी। सौर ऊर्जा से प्राप्त वितरित नवीकरणीय ऊर्जा इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण घटक, मतलब सौर ऊर्जा जो है बहुत बड़ी घटक रहा है, जो 2025 के 26 के दौरान अब सौर ऊर्जा के लिए पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है, रूफटॉप सौर परियोजना चलाई जा रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, पीएम कुसुम योजना के तहत 7.6 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई। रूफटॉप सौर योजना के तहत एक साल में 8.7 गीगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त की गई है, ठीक है। पवन ऊर्जा 6 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जो कि अब तक की सबसे अधिक है, ठीक है। पिछले वर्ष में 4 गीगावाट हुई थी, अब के 6 गीगावाट हो गई, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित 2014 से अब तक करीब 3, जो कि 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर 3.59 गुना बढ़ गई है, 274 गीगावाट हो गई। 2014 में 76 गीगावाट थी, अब 274 गीगावाट हो गई। 274 गीगावाट क्या हो गई है, 283 गीगावाट लगभग हो गई है। और जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और वो है नवीकरणीय ऊर्जा है और परमाणु ऊर्जा दोनों से हुई है 283 गीगावाट, और ये नवीकरणीय ऊर्जा जो कि 74 गीगावाट थी। 198 गीगावाट की वृद्धि पिछले 12 वर्षों में हुई। सौर ऊर्जा क्षमता में 53 गुना बढ़ गई है, 2.282 गीगावाट 2014 में थी और 2026 में 150.26 गीगावाट हो गई है। 147 गीगावाट क्षमता बढ़ गई है सिर्फ, है ना। 198 में 147 गीगावाट तो सौर ऊर्जा से ही बढ़ गई। पवन ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.66 गुना बढ़ गई है। 2014 में पवन ऊर्जा से 21 गीगावाट हो रहा था, लेकिन अब 56 गीगावाट हो गई है। तो सौर ऊर्जा में भारत ने बहुत तेजी से वृद्धि की है। भारत ने 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है, ये स्वदेशी है, ठीक है। भारत ने क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत इसके तहत 2 वर्ष पूर्व ही प्राप्त की गई, यह उपलब्धि 2 वर्ष पहले ही प्राप्त कर ली गई। इसे अत्याधुनिक सुरक्षित संचार प्रणाली दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा इसे उपलब्धि 2028 तक इसको प्राप्त करना था, लेकिन 2026 में ही प्राप्त कर लिया है भारत ने, ठीक। इसमें क्या है कि 6000 करोड़ रुपए जो ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा हुई थी, उसमें 6000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था और ये इसका कार्यकाल था 2023-24 से 2030-31 तक के लिए ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की घोषणा की गई थी। ये जो है 4 थीमेटिक हब इसमें स्थापित किए गए हैं और ये जो चारों थीमेटिक हब हैं, ये हब स्पोक स्पाइक मॉडल पर आधारित हैं, जिससे शैक्षणिक संस्थान, उद्योग और अनुसंधान संगठनों के बीच सहयोग सुनिश्चित होगा। यह ढांचा क्वांटम तकनीकों के विकास और उनके व्यवहारिक उपयोग को तेज करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 4 प्रमुख क्षेत्र केंद्रित हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का नेतृत्व IISc बेंगलुरु करेगा। क्वांटम संचार का नेटवर्क IIT मद्रास कर रहा है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड और टेलीमेटिक्स के साथ मिलकर कर रहा है क्वांटम संचार। और क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी का नेतृत्व IIT बॉम्बे कर रही है और क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस का नेतृत्व का समन्वय IIT दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। ये सब क्षेत्र मिलकर भारत तकनीकी क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य है। 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क भारत की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। क्वांटम संचार
यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है, जो डेटा को अत्यधिक सुरक्षित बनाता है और इसे हैक करना लगभग असंभव बनाता है। इसका उपयोग रक्षा, बैंकिंग और साइबर सुरक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण यह उपलब्धि भविष्य में सुरक्षित डिजिटल ढांचे के निर्माण में मदद करेगी। ठीक है, अब एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं और बाकी कल देखेंगे फिर से। भारत ने क्या किया है कि 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया है। ये क्वांटम मिशन चलाया जा रहा है भारत के द्वारा 2023-24 से 2030-31 तक के लिए। 6000 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं और इसे हब स्पोक स्पाइक मॉडल पे कार्य करेगा। 4 थीमेटिक हब बनाए जाएंगे जो कि IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली और IIT मद्रास की सहायता करेगा उसमें डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स नई दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत कुल जो गैर जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा उत्पादन कर रहा है 283.46 गीगावाट क्षमता और स्थापित कर चुका है जो विश्व में, और नवीकरणीय ऊर्जा से 274 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा से 8.78 गीगावाट। ठीक है, मूनसाट परियोजना ब्रेन को प्रोसेसर है। ये भारतीय विज्ञान संस्थान मतलब IISc बेंगलुरु और प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ये इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका उपयोग जो है जिनका जो है ब्रेन काम नहीं करता है, न्यूरोलॉजिकल जिनको प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, उनके लिए उपयोगी रहेगा। फिर ट्राई की रिपोर्ट आई है। ट्राई की रिपोर्ट में बताया गया है कि टेली डेंसिटी कितनी है और टेलीफोन उपभोक्ता कितने हैं, तो वो उसके आंकड़े कुछ दिए गए हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी दिल्ली में पाई जाती है, दूसरे स्थान पे कर्नाटक है और तीसरे पे हिमाचल प्रदेश है। ठीक, गांव में टोटल टेली डेंसिटी भारत में 91% के आसपास है, जहां गांव में 62% है और शहरों में लगभग 148% है। ठीक है, तो ये हम लोग फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई है और ये वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम जो कि अक्टूबर 2026 में दोनों साथ मेजबानी करेंगे इसकी भारत में। और इसके अलावा डिजिटल एवं स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 11 रायसीना संवाद हुआ है 2026, इसका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय इसके वार्षिक इसका आयोजन करते हैं। इसमें अलेक्जेंडर स्टब जो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसमें प्रमुख अतिथि के रूप में आए और इसकी थीम है संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, मतलब संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि भारत इकोसॉक के विभिन्न निकायों में निर्वाचित हुआ है, जिसमें प्रीति सरन जो इकोसॉक जो सामाजिक और मतलब आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारियों की समिति में फिर से चुन लिया गया है उनको। ठीक है, इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति और कार्यक्रम एवं समन्वय समिति में भारत चुना गया है। ये 2027 से 2030 तक की अवधि के लिए चुनाव हुआ है भारत का। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं होमुर्ज जल डमरू से भारत ने सबसे अधिक जहाज निकाले। तो अब इसको और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा दोनों को एक ही जगह पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई भारत ने 5 युद्धपोतों की तैनाती की ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत और वहाँ से 11, देखो इसमें 11 से अधिक जहाज निकाले। ठीक है, अब ये 33 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है होमुर्ज जल संधि और ये ओमान और ईरान के मध्य पाया जाता है और ओमान की खाड़ी एक साइड है जो कि अरब सागर में स्थित है और फारस की खाड़ी के बीच को जोड़ता है ये। ठीक, तो ये देख सकते हैं इतना, और यहाँ पे 20% कच्चे तेल का दुनिया में निर्यात होता है, इस मार्ग से निकलता है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है, 167.2 करोड़ की पेंटिंग ये हो गई है ये, और MF हुसैन की जो पेंटिंग को उसको पीछे किया है। इसमें यशोदा क्या है, वो दूध निकालते हुए दिखाया गया है यशोदा को। इसके बाद अगली वही ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। फिर NGT के निर्देश पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने विशेषज्ञ समिति जो आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर है उन पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और
इसकी अध्यक्षता धनंजय मोहन कर रहे हैं और सहाध्यक्ष कौन है? बीजू कुमार हैं, ये केरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और वो आईएफएस थे, वो ज़्यादा। फिर ये हम लोगों ने कल कर ही लिया था, सड़क सह रेल सुरंग परियोजना, ठीक है? तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, बाकी आगे की खबरें कल करेंगे। और हाँ, आप लोग अगर हमारे आप यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस या किसी नहीं यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस या यू की तैयारी करते हैं आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो दी जाती हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ जो घटनासार की वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के अपनी यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के जो विभिन्न एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी को धार दे सकते हैं। और बाकी आपसे कल मिलते हैं। धन्यवाद।